Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In this video, we are going to see अग्नि परीक्षा जो 7 जनवरी थी 2024 को उसके सारे वीकली क्विज के सॉल्यूशन. सो दैट वाज आवर वीकली क्विज जो हर संडे को होती है, दैट इज वीकली क्विज. और जो लास्ट संडे को होती है ऑफ एनी पर्टिकुलर मंथ, दैट इज योर मेगा क्विज. ऑलराइट, तो 7 जनवरी इज नॉट अ लास्ट संडे, तो नेचुरली तब वीकली क्विज हुई थी. तो हम लोगों ने, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सारे सॉल्यूशंस तुमको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे. उसकी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी. यूट्यूब पे अभी कुछ गिने चुने क्वेश्चंस डाल रहे क्योंकि लेंथ ऑफ द वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था. ठीक है, तो प्लेटफॉर्म पे सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. यहाँ पे सिर्फ गिने चुने क्वेश्चंस के ही सॉल्यूशंस मिलेंगे. एंड ऑल्सो दिस इज अग्नि परीक्षा कुछ 71 चल रही है. तो अग्नि परीक्षा 1 से लेके सारे क्विज के सॉल्यूशंस तुमको प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे. तो तुमको एक प्रैक्टिस मिलेगी. दैट वुड बी रफली अराउंड 1500-1600 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस तुमको प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे. तो सारे अग्नि परीक्षा के सॉल्यूशंस डू चेकआउट ऑन द प्लेटफॉर्म. रीजन भी प्रैक्टिस करनी है हमें, और प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, लेट्स जंप इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन. गाइज, बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, मतलब सॉल्यूशंस देखने के पहले तुम लोग सारे क्वेश्चंस देख लो पहले. मतलब जो क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस यूट्यूब पे डालेंगे ऑब्वियसली. पॉज करके यू ट्राई टू सॉल्व. जिनका सॉल्यूशन नहीं आता यार, तुमको हमारी मेथड्स देखनी, मे बी वी आर यूजिंग सम शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, टिप्स कुछ यूज करे, तो प्लेटफॉर्म पे आके देखो. ठीक है, जो क्वेश्चन यूट्यूब पे नहीं आ रहा है वो प्लेटफॉर्म पे 101% रहेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देते हैं. तो कुछ दिख रहा है, फाइंड द सम ऑफ टोटल गर्ल्स इन ऑल स्कूल. ठीक है, मतलब एक सेट दिया है, उससे अपने को टोटल गर्ल्स डुएबल कुछ नहीं, मतलब परसेंटेज दिया है, एवरेज दिया है, इजी क्वेश्चन. अच्छा, इसका ये एक्सटेंशन ही है. सेकंड क्वेश्चन भी देख लो. थर्ड क्वेश्चन भी है, उसका ही एक्सटेंशन है, देख लो. फोर्थ क्वेश्चन भी है, मतलब ये सॉर्ट ऑफ डीआई का सेट है गाइस. फिफ्थ क्वेश्चन भी है. ठीक है, डीआई का सेट था ये. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एलआर. एलआर पे ये अपना इनइक्वालिटीज वाला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. बस उन्होंने वर्ड्स यूज किए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. 5 पेंसिल्स दिए है उन्होंने, ए इज लॉन्गर, ये वो अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, स्टैंड अलोन. ठीक है, ऑर्डर का था पर वो 7% वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे एंडिंग, ये वो अरेंजमेंट पजल है बेसिकली. बट दो ही क्वेश्चन 8 एंड 9. ठीक है, 10 तुम्हारा स्टैंड अलोन क्वेश्चन है, कुछ तो आर्टिचोक करके दिया है, उसके बेसिस पे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. 11-12 तुम्हारा ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन है. ब्लड रिलेशंस का कोई कुछ दिया है उन्होंने. ठीक है, नाउ वी विल लुक एट द वर्बल सेक्शन. ये है पैरा समरी वाला क्वेश्चन है. पैसेज पढ़ो और उसके बेसिस पे हमें 5 समरीज के ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से एक समरी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेम है, पैरा समरी वाला ही है. ये है, हमें पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढना है. सही पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है वो बताना है. क्वेश्चन 16 भी सिमिलर है, पार्ट ऑफ स्पीच पे बेस्ड है. क्वेश्चन 17 ये है एरर डिटेक्शन वाला. क्वेश्चन 18 भी एरर डिटेक्शन वाला है. क्वेश्चन 19 हमें ऑपोजिट जेंडर बताना है. आइडेंटिफाई द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस. ये मेरे पीछे चला गया है, ऑपोजिट जेंडर. ओके, सो यहाँ पे फिली का ऑपोजिट जेंडर बताना है. नेक्स्ट सिमिलर ऑपोजिट जेंडर बताना है, किसका, बग का बताना है. ऑल द क्वेश्चंस आर डूएबल. नाउ लेट्स लुक एट द सॉल्यूशंस. क्या दिया देखते हैं. रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ऑब्वियसली इन 3 स्कूल्स ए, बी एंड सी देयर आर बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स. ठीक है, 3 स्कूल्स है अपने पास. हर एक स्कूल में बॉयज है और गर्ल्स है. ठीक है, ठीक है, और कुछ दिया है कि देखते हैं. ऑलराइट, एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए एंड स्कूल बी इज 420. अच्छा अच्छा, वैसे मतलब अपने पास ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, कर लेंगे सॉल्व. तो एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए एंड स्कूल बी इज 420. मतलब गर्ल्स इन ए प्लस गर्ल्स इन बी इज नथिंग बट 420. वो दैट इज द एवरेज, तो उनका टोटल हो जाएगा 840. ठीक है, गर्ल्स इन ए एंड गर्ल्स इन बी. while the average number of boys in school A and in school B is 810. Boys in school A plus boys in school B is 810 into 2, 1620. Girls in school C is 25% more than girls in school A,
गर्ल्स इन स्कूल ए में x ले रहा हूँ, गर्ल्स इन स्कूल सी विल बी 25% मोर, मतलब 1/4 परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, 5x/4 हो जाएगी गर्ल्स, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स इन स्कूल बी एंड गर्ल्स इन स्कूल सी इज 390। गर्ल्स इन स्कूल बी आर मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स इन स्कूल सी, सिंपल है। तो ये हो जाएगा 5x/4 प्लस 390। गर्ल्स इन स्कूल बी आर मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स इन स्कूल सी, सब मेंशन किया उन्होंने। अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है। अभी मेरे को a प्लस बी की वैल्यू भी पता है, तो x प्लस 5x/4 प्लस 390, तो 4x, 9x/4 की वैल्यू इज 840, पर ये 390 उधर लेके जा रहा हूं मैं, तो वो हो जाएगा रफली 450। तो नंबर्स भी अच्छे दिए गए, तो 950 जा और ये 200, तो x की वैल्यू आ गई 200। क्लियर है, एवरीवन इज विथ मी? सिंपल है, तो x की जगह भी 200 डाल दो, तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। यहाँ पे आएगा 200, नहीं तो वो मैं ब्लैक में लिखता हूँ तो इजीली दिखेगा। तो 250, ये 250, 250 प्लस 390 आएगा 640, बराबर से उनका टोटल आ गया 840, ये 50, ये 250, ठीक है, ये 250। तो गर्ल्स निकल गए अपने, ठीक है। अभी देखते, बॉयज इन स्कूल बी इज 2/5 ऑफ टोटल बॉयज इन ऑल स्कूल्स, ठीक है, ठीक है। तो टोटल बॉयज बी ए प्लस बी बी, ये एक्स ले लो, ये वाई ले लो, ये जेड ले लो, ठीक है। तो टोटल बॉयज कितने हो गए अपने पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और उन्होंने बोला कि बॉयज इन स्कूल बी इज 2/5, इसका 2/5 इज नथिंग बट वाई की वैल्यू। समझ रहे हो? सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। देखते हैं, तो हो जाएगा 2x/5 प्लस 2y/5 प्लस 2z/5 इज इक्वल टू वाई, उस साइड लेके जाओ, ये हो जाएगा 3y/5 इज इक्वल टू 2x प्लस 2z/5, 5 कट, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2z, ठीक है। तो बेसिकली y इज इक्वल टू 2x प्लस z/3। अगर y की जगह पे x और z के टर्म्स में डालना है तो y की जगह पे डाल दो 2x प्लस z प्लस 3, सॉरी बाय 3। सिंपल क्वेश्चन है गाइस, नो कॉम्प्लिकेशंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अभी क्या दिया है, टोटल बॉयज इन स्कूल सी इज 3/4 ऑफ टोटल गर्ल्स इन स्कूल बी, वो भी वैल्यू दे दी, z की वैल्यू दे दी उन्होंने। तो टोटल बॉयज इन स्कूल सी इज 3/4 ऑफ टोटल गर्ल्स इन स्कूल बी, तो 640 की 3/4 75%, 210 इंटू 3, ठीक है, सॉरी 4 3/4, 4 1 जा 24, 160 इंटू 3, ये z की वैल्यू उन्होंने दी है 480, दिस इज 480। z की वैल्यू मिल गई, ठीक है। z की जगह पे 480 डाल सकते हैं, और ये वैल्यू अपने को पता है, इन दोनों का एडिशन 1620 है, तो x प्लस 2x प्लस 480/3 इज इक्वल टू 1620, वही है ना 1620। तो x की वैल्यू निकल जाएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है गाइस। तो 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x प्लस 960 इज इक्वल टू 1620 इंटू 3, ठीक है। तो 5x की वैल्यू क्या आएगी, 3 0 जा 3 6 जा 18, 3 1 जा 4860 माइनस 960 0 0, ये हो जाएगा 39। x की वैल्यू आ गई 5 7 जा 35, 40 5 8 जा 780, x की वैल्यू आ गई 780। ऑलराइट, इजी क्वेश्चन है गाइस, कुछ नहीं, अपने को बस ये वैल्यूज निकालनी है और इसके बेसिस पे आगे क्वेश्चंस रहेंगे, और क्या ही करेंगे वो। तो 780 इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो बचेगा कितना, पहले 20 सब्ट्रैक्ट करो, फिर 700 सब्ट्रैक्ट करो, तो 900, 900 में से 60 सब्ट्रैक्ट करो, तो बचेगा तुम्हारा 640, ठीक है। 640 बच रहे हैं ना, कितना, पर अपने को क्या चाहिए, 1620, नहीं माय बैड गाइस। तो पहले 80 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। 80 सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा बचेगा 1540, ठीक है। 1540 में से अभी 700 सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। 1540 में से 700 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 840, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 840। तो सब सॉर्टेड है, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। अभी मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सब वैल्यूज हमें मिल गए। अभी क्या, फाइंड द सम ऑफ टोटल गर्ल्स इन ऑल द स्कूल, तो ये ऐड करो, 450 प्लस 640 इज 1090, ठीक है। सम ऑफ टोटल गर्ल्स
Similarly, find the average number of girls in school B and boys in school C. Girls in school B मतलब 640 और 480, तो 640 प्लस 480 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 320 प्लस 240, तो दिस इज गोइंग टू बी 560. देखो एक बार टेबल बन गया है ना तो मतलब नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इजी अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी, कितने आए 840. ठीक है, ये हो गया 840. ऑलराइट, देखते हो और क्या दिया है. फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज इन स्कूल सी टू गर्ल्स इन स्कूल ए. स्कूल सी में बॉयज 480, 480 इज टू 200. गर्ल्स इन स्कूल ए 480 इज टू 200. तो ये 0 0 कट, 4 5 12 इज टू 5. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. टेबल बन गया तो कुछ नहीं, टेबल में ही 2-3 मिनट लगेंगे. गर्ल्स इन स्कूल सी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द गर्ल्स. दैन के बाद, ये ध्यान दो, दैन के बाद जो आता है वो डिनोमिनेटर में आता है. यहाँ पे जनरली गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स. गर्ल्स इन स्कूल सी इज व्हाट परसेंट मोर देन गर्ल्स इन स्कूल ए. सी मोर और लेस, सी 50 का डिफरेंस है और कंपेयर किससे कर रहे, ए से ही कर रहे, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा. तो 50 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%. ठीक है, सॉर्टेड है क्या? हाँ, 5 ही क्वेश्चन है गाइस. ठीक है, कुछ भी डाउट्स रहेंगे डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में पूछो. डाउट्स रहेंगे तो तुमको लग रहा है कि अगर ये क्वेश्चन प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो प्लेटफॉर्म पे तुम यू कैन गेट ऑल योर डाउट्स क्लियर अंडर डिस्कशन. सारे कॉन्स और एलआर के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, स्टूडेंट्स भी सॉल्व करते हैं ऑब्वियसली वहां पे, इट्स अ कम्युनिटी. एंड अगर वर्बल का क्वेश्चन है तो वो डायरेक्टली मल्ला सर के पास जाता है. ठीक है, तो एनी काइंड ऑफ डाउट्स डू लेट अस नो, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इफ दिस वीडियो gets on the YouTube, if it's on the platform, discussion में पूछो, but get your doubts clear at this stage. don't मतलब doubts रहने ही नहीं देने. ठीक है, you should not be stuck on any particular question just because you have not understood the concept. ठीक है, concept सारे clear करो. alright, moving on to the next question. कुछ भी doubts रहेंगे do let me know. Let's look at the first question. LR का मतलब टोटल 6th question है अपने पूरे अग्नि परीक्षा का. black is greater than bull. ओके, इनइक्वालिटी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा. बस उन्होंने इंस्टेड ऑफ लेटर्स बस वर्ड्स डाले, कुछ कंफ्यूजन नहीं. तो ब्लैक अपन क्या करते हैं, अपन लेटर्स में ही करते हैं. ब्लैक इज ग्रेटर देन बोल, ग्रेटर देन इक्वल टू पॉइंट, इज इक्वल टू पेन, इज लेस देन इक्वल टू एग्जाम, इज लेस देन पेपर. ठीक है, सिंपल है. अभी हो गया, लेटर्स आ गए. पेपर इज ग्रेटर देन पॉइंट, तो पेपर इज ग्रेटर देन एग्जाम, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यस, तो पेपर इज ग्रेटर देन पॉइंट. करेक्ट है पहला. देखो जा रहा है अपना, लिंक फॉलो हो रहा है, लिंक कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है. यहाँ पे अगर इक्वल टू होता तो पेपर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पॉइंट आता, बट यहाँ पे स्ट्रेट आउट मतलब ग्रेटर देन सिंबल है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, फिर मतलब ग्रेटर देन, और वो लिंक फॉलो भी हो रही है इसलिए द लिंक इज फॉलोइंग, कहीं पे भी ब्रेक नहीं. यहाँ पे अभी ब्रेक है. लिंक मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में जाने चाहिए, ये तीनों कैन बी अ पार्ट ऑफ द लिंक. ये या ऐसे कुछ मतलब उल्टा आ गया तो रुक जाना चाहिए, तो यहाँ पे अभी अपन कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है, बॉल इज इक्वल टू पेन, बॉल इज इक्वल टू पेन, बॉल इज ग्रेटर देन इक्वल टू पॉइंट इज इक्वल टू पेन, तो बॉल इज ग्रेटर देन इक्वल टू पेन. इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये गलत है. तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. कुछ भी डाउट्स एज यूजुअल डू लेट मी नो. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 पेंसिल्स दी है उन्होंने, ए बी डी एल एंड एन आर अरेंज्ड इन अ रो अकॉर्डिंग टू द लेंथ इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अच्छा, अकॉर्डिंग टू द लेंथ इन डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे लंबी पेंसिल फर्स्ट, फिर उससे छोटी, फिर छोटी, सबसे छोटी लास्ट. ठीक है, 5 पेंसिल है तो 5 डंडे बनाए फ्रॉम लेफ्ट हैंड, डिसेंडिंग ऑर्डर. ये देखो, ये दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंड करना मतलब उतरना, असेंड करना मतलब चढ़ना, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा. ठीक है, तो दिस वुड बी अ असेंडिंग ऑर्डर. ए इज लॉन्गर टू एल. ठीक है, ए इज लॉन्गर टू एल. एल इज शॉर्टर टू डी मतलब डी इज लॉन्गर देन एल. एल इज लॉन्गर टू एन, एल इज लॉन्गर देन एन. विच इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, तो एन आ गया इधर. ठीक है, वो सॉर्टेड है, एन सबसे एंड में. ठीक है, 1 पेंसिल इज प्लेस्ड बिटवीन एल एंड ए. एल एंड ए के बीच में एक पेंसिल है. एल है, फिर ए है, फिर बीच में एक पेंसिल है. ए है, बीच में पेंसिल है, एल है. मतलब अपने को पता नहीं ना एल और ए में कौन बड़ा है, इसलिए मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज लिख ली.
ए इज नॉट द लॉन्गेस्ट पेंसिल, ए सबसे लंबी पेंसिल नहीं है, तो ए यहाँ पे पॉसिबल नहीं। डी इज शॉर्टर टू ए डी से भी लंबी है, ठीक है, ए डी से भी लंबी है। ऑलराइट, ए डी से लंबा है तो ये भी अपने को समझ में आ गया। तो इसका क्या ऑर्डर आ जाएगा, ए डी से लंबी है, डी एल से लंबी है, एल एन से लंबी। अभी वो बोल रहे कि एल और ए के बीच में एक पेंसिल है, तो वो आ गई अपने पास, एल और ए के बीच में एक पेंसिल आ गई। बट वो बोल रहे इज नॉट द लॉन्गेस्ट पेंसिल, ए इज नॉट द लॉन्गेस्ट पेंसिल, तो वो ऑर्डर हो गया अपना, सिंपल है। फिर यहाँ पे ए है वो फॉलो करो, बचता कौन सा है, बी, बी इज द लॉन्गेस्ट पेंसिल। फाइंड हाउ मेनी पेंसिल्स आर अरेंज्ड बिटवीन बी एंड एल, बी यहाँ पे है, एल यहाँ पे, दोनों के बीच में कितने, 2 पेंसिल है। सो आंसर वुड बी 2। सिंपल स्ट्रेट, कुछ भी टफ नहीं, सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट का क्वेश्चन है विथ इनइक्वालिटीज, ऑब्वियसली ऑर्डर कि कौन बड़ा कौन छोटा, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे डू लेट मी नो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 persons वर born, ठीक है, ऑन 7 different days of the same week starting from Sunday and ending on Saturday। अच्छा, डिफरेंट डेज को, ठीक है, संडे से स्टार्ट करके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। डी वॉज बॉर्न 4 days बिफोर, यहाँ पे हमेशा गलती होती, 1 day बिफोर। देखो डी अगर 1 day बिफोर बॉर्न हो रहा है तो डी यहाँ पे, वी यहाँ पे, ठीक है, मतलब उसमें 1 day बिफोर मतलब 1 day का गैप नहीं है, मतलब डी और वी के बीच में कोई होना चाहिए एंड फिर वी, ऐसा नहीं है। 4 days बिफोर मतलब कितने दिन का गैप हो जाएगा, 3 दिन का गैप, अंडरस्टैंड दिस। तो डी वॉज बॉर्न 4 days बिफोर वी, मतलब अगर डी यहाँ पे 1 2 3, वी यहाँ पे, तो 4 days बिफोर, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी क्या है, डी यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे वी, और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि डी यहाँ पे 1 2 3। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मैं बस तुमको एक पॉइंट समझाना है इसलिए ये बता रहा हूँ, पर अपना परम्यूटेशन भी हो गया, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नेक्स्ट जनरली क्या है, 2 स्टेटमेंट्स लेके डायग्राम बनाते जाओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन हटा देते। तो चलो, डी वॉज बॉर्न 4 days बिफोर वी, 1 person वॉज बॉर्न बिटवीन डी एंड ई, तो डी और ई में यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। एक देखो, इसलिए मैं बोला कि 2 क्वेश्चंस 2 स्टेटमेंट्स पढ़ते जाओ। मैं अभी यहाँ पे क्या बनाने वाला था, 2 पॉसिबिलिटीज क्या हो जाती थी, डी और ई के बीच में ई यहाँ पे आ जाता था, डी यहाँ पे 1 2 ई यहाँ पे, और वी तो यहाँ पे, ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटीज हो जाती थी इधर। बट उन्होंने क्या बोला है कि टी इज जस्ट ओल्डर टू ई, मतलब ई के ऊपर टी आना चाहिए, जस्ट ओल्डर, मतलब जो पहले बॉर्न होता है दैट इज ओल्डर, एल्डर ना, जो बाद में बॉर्न होता है वो यंगर, तो टी ई के ऊपर आना चाहिए जस्ट, तो ये तो पॉसिबल नहीं, इसलिए 2 स्टेटमेंट्स पढ़ते जाओ। तो टी आएगा यहाँ पे, टी आएगा यहाँ पे, टी आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो एक हटा दिया मैंने, तो ये सब यूज हो गया है। बेसिकली छोटा पजल ही है, ठीक है। Q वॉज बॉर्न आफ्टर ई बट नॉट जस्ट आफ्टर, तो Q वॉज बॉर्न आफ्टर ई, पर यहाँ पे नहीं हो सकता Q कैन बी हियर और हियर, इस केस में यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, Q यहाँ पे आ गया तो जस्ट आफ्टर ई आएगा, यहाँ पे दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं, हट गया। तो ऐसे फिर तुम्हारे परम्यूटेशंस हटते जाते हैं, ठीक है। तो Q कैन बी हियर एक पॉसिबिलिटी, Q कैन बी हियर, ठीक है, दोनों मैंने लिख लिया, यहाँ पे मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ, ठीक है। Q was born after E but not just after E, ठीक है। F is neither youngest nor oldest, तो F is neither youngest nor oldest मतलब F को यहाँ पे आना चाहिए, तो अपना अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, कौन बच रहा है फिर, F हो गया, L है क्या कहीं पे, L यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल है क्या, देखते कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है क्या, F is neither youngest nor oldest, तो F can't be here guys, ठीक है। इस केस में फिर F यहाँ पे पॉसिबल है, यंगेस्ट भी नहीं हो सकता, एल्डेस्ट भी नहीं हो सकता, ठीक है। अपन क्या करके चलते हैं कि इसका अरेंजमेंट बन गया है ना, तो अपन देखते हैं कि इधर कॉन्ट्राडिक्शन है क्या, इधर कॉन्ट्राडिक्शन है तो अपन यहाँ पे जाएंगे, नहीं तो विल मार्क दिस एज आवर आंसर। F इज नाइदर, L वॉज बॉर्न बिफोर F, यस। मोर देन 1 person वॉज बॉर्न बिटवीन L एंड E, यस, तो दिस इज योर आंसर। कहीं पे भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, हटा दो, मत सोचो, जस्ट बिकॉज अपन ने परम्यूटेशन बनाए तो हर एक यूज करना है जरूरी नहीं है, ठीक है। L वॉज बॉर्न ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, संडे, दिख रहा है पहला ही है। हाउ मेनी पर्सन आर यंगर टू F, F से यंगर 1 2 3 4, 4 मार्क करके आगे मत जाओ,
दिस 4 आर एल्डर टू एफ, वो पहले बॉर्न हुए, दिस 2 आर यंगर टू एफ, दैट इज दिस आंसर विल बी 2। अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट सोचने लायक है। और 2 ही क्वेश्चन है, छोटा पजल भी है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो यस मतलब डूएबल है और करना चाहिए। 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हारे, 1-1.25 मिनट में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउट्स रहेंगे तो पूछो। क्या दिया है 10th क्वेश्चन में, स्टैंड अलोन है इफ वी फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। हाँ, मीनिंगफुल वर्ड वाले इसके लिए भी तुम्हारा वो क्या अच्छा चाहिए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब 8 तो आ गया, 5th एंड 7th, 5th इज सी एंड 7th इज 3, 6, 7, तो क्या बन रहा है 8 को ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 4th लेटर फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द वर्ड दस फॉर्म्ड, बन रहा है कुछ। कैरेट नहीं, कैरेट के लिए CARROT चाहिए, तो अपने पास एक ही आर है, एक्टर बन रहा है। और कोई वर्ड बन रहा है क्या? ठीक है, वो एक वाव करके गेम है, देखो वर्ड ऑफ विजडम या विजडम ऑफ वर्ड्स, ऐसे कुछ तो गेम है। ऐप दोनों इस पे, एप्पल पे भी है, एंड्रॉयड पे भी है। बीच में खेल रहा था मैं, पर एक लेवल के बाद थोड़े इजी वर्ड्स आते हैं उसमें, ठीक है। 8 को एक्टर ही बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा है। कैरेट के लिए डबल आर चाहिए था, टैरो कार्ड नहीं, ट्रैको, एक ही वर्ड बन रहा है। इफ मोर देन वन, अच्छा 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज ओ, तो इसका आंसर आएगा ओ। इफ मोर देन वन वर्ड इज फॉर्म, मार्क पी एज योर आंसर, नहीं एक ही वर्ड बन रहा है। इफ नो मीनिंगफुल नहीं, एक्टर तो डेफिनेटली बन रहा है, गो विथ ओ, ठीक है। ज्यादा सेकेंड गेस मत करो, तुम यूल बी लाइक स्टक इन दिस कि अरे और वर्ड्स बन रहे, नहीं इसका आंसर पी हो सकता है, नहीं, गट फीलिंग के साथ जाओ, डोंट सेकेंड गेस योरसेल्फ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी डाउट्स रहेंगे डिस्कशन पे पूछो या यूट्यूब पे आया रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स लुक एट क्वेश्चन 11। देयर आर 7 पर्सन्स SRO ABMP, अच्छा 11 एंड 12 है, इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। अच्छा, तुम्हारा मतलब ये ब्लड रिलेशंस है, तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ब्लड रिलेशंस में 3 जनरेशंस, तो लेवल 0, लेवल्स बनाते जाओ, कहीं पे गलत नहीं होगा। मतलब तुम्हारे भाई कजिन्स सब सेम लेवल पे आएंगे, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, वो वाले। तुम्हारे अंकल्स वगैरह एक लेवल ऊपर जाएंगे, फादर, अंकल्स, चाचा, मामा, नाना, नानी, ग्रैंड पेरेंट्स 2 लेवल ऊपर। O is the only son of M. O has 2 children. O is the only son of M. O has 2 children, मतलब O कौन से लेवल में आने वाला है? O को 2 बच्चे और O एक किसी का बच्चा है, तो O आएगा लेवल 1 में, ठीक है। O is the only son of M. M को एक ही सन है, ठीक है, डॉटर है या क्या है पता नहीं, पर सन एक ही है और M का जेंडर पता नहीं। एंड O has 2 children, 2 बच्चे, O को भी है, तो O की शादी हुई रहेगी। हमारे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही सोचना है। A is the daughter-in-law of B, who is a female. A is the daughter-in-law of B, who is a female. ठीक है, B is a female, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि B यहाँ पे, A यहाँ पे, ये दोनों कपल है, हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एज ऑफ नाउ क्लियर नहीं कर रहा हूँ। A is the daughter-in-law of B, तो ये B, who is a female, B के बाद who is a female मतलब B के बारे में बोल रहे हैं वो, who is a female, तो बी हो गई मदर इन लॉ, ये हो गई डॉटर इन लॉ, यहाँ पे फिट कर सकते। एम इज द स्पाउस ऑफ बी, उन्होंने खत्म कर दिया, खत्म हो गया। एम मेल है, फिर इसकी बीवी बी है, ठीक है, दिस इज वाइफ, इनकी ये ए जो है दैट इज डॉटर इन लॉ, मतलब ये इसकी वाइफ हो गई। तो कितने, 1 2 3 4 और कितने 7 और कोई बचा है। पी इज द चाइल्ड ऑफ एम, पी इज द चाइल्ड ऑफ एम, देखो ओ इज द ओनली सन, तो P कौन हो गया, P विल बी डॉटर, ठीक है, डॉटर हो गई P, मतलब P हो गई इसकी सिस्टर, ठीक है। S इज द नीस ऑफ P, देखो S इज द नीस, नीस है इसकी, तो नीस मतलब इसकी ये हो गई O की डॉटर। एंड हैज 1 ब्रदर, कोई भाई है, तो भाई कौन है इसका जो बचा हुआ है, M हट गया, R बचा हुआ है, तो R इज द भाई। हो गया अपना फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशंस क्लियर, सिंपल। Who among the following is mother of R? R की माँ कौन है, R की माँ ये हो जाएगी, सिंपल। ये R की कौन हो जाएगी, बुआ, मेरे पापा की सिस्टर इज माय बुआ, तो ये मदर हो गई A। What is the relation of P with respect to B? What is the relation of P
विथ रिस्पेक्ट टू बी. बी की कौन है ये? पी डॉटर, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है. एम की डॉटर है तो पी की भी डॉटर होगी. सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऑलराइट, कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो. ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट द वर्बल के क्वेश्चंस. ठीक है, एलआर के खत्म है, कॉन्ट्स के खत्म है. कुछ भी डाउट्स रहेंगे डू लेट मी नो. कमेंट सेक्शन में पूछो. तुमको अगर प्लेटफॉर्म पे पूछना है प्लेटफॉर्म पे पूछो. ठीक है, प्लेटफॉर्म पे सारे वीडियो सॉल्यूशंस मिलने वाले तुमको. Coming to the verbal section, we'll look at the first question. ये है पैरा समरी वाला क्वेश्चन. सो इसमें एक पैसेज दिया होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है, उसके बेसिस पे हमें उसकी एग्जैक्ट करेक्ट समरी चूज करनी होती है फ्रॉम द 5 गिवन ऑप्शंस. सो विल लुक एट द पैराग्राफ. Recent pollution studies in Delhi paint a concerning picture of the city's air quality. Elevated levels of particulate matter, particularly PM 2.4, 2.5, consistently exceed national and international standards, posing significant public health risks. These studies implicate a complex interplay of factors including vehicular emissions, industrial activity, biomass burning, and unfavorable meteorological conditions. The dominance of local sources, with transport contributing about 12% and thus 7%, underscores the need for targeted interventions within the city. Underscores matlab it highlights the need for targeted intervention within the city. However, studies also highlight the significant influence of transboundary pollution, with as much as 64% of the winter pollution load originating from outside Delhi's boundaries. This necessitates regional collaboration and policy efforts beyond just local measures. Further research is crucial to elucidate the precise contributions of individual sources and their spatiotemporal variations, informing the development of effective and efficient mitigation strategies to combat Delhi's persistent air pollution crisis. सो पहला ऑप्शन क्या है? पोल्यूशन लेवल्स इन दिल्ली आर अलार्मिंगली हाई. इतना सही है. बट द एग्जैक्ट कॉजेस एंड पोल्यूशन रिमेन अनक्लियर. सो एग्जैक्ट कॉजेस हमें पता है. ठीक है, सो एग्जैक्ट कॉजेस क्या बताया है? कॉजेस क्या है? दी स्टडीज, जो स्टडीज की गई है वो क्या कहता है? देर आर मेनी फैक्टर्स लाइक वेहिकुलर एमिशंस है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, बायोमास बर्निंग है, अनफेवरेबल मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस है. फिर उसमें से और बताता है कि द डोमिनेंस ऑफ लोकल सोर्सेस क्या कैसा है? ट्रांसपोर्ट की वजह से कितना पोल्यूशन होता है? 12%, डस्ट की वजह से 7%. इट अंडरस्कोर्स द नीड फॉर टारगेटेड इंटरवेंशंस विद इन द सिटी. However, studies also highlight the significant influence of transboundary pollution. मतलब जो बाउंड्री के बाहर है, दिल्ली के बाउंड्री के बाहर से जो पोल्यूशन आ रहा है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 64% ऑफ द विंटर पोल्यूशन लोड. सो हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया क्या कॉजेस है. ठीक है, सो पोल्यूशन स्टडीज इन दिल्ली हैव आइडेंटिफाइड ट्रांसपोर्ट एंड डस्ट एज द प्राइमरी पोल्यूशन सोर्सेस रिक्वायरिंग अर्जेंट लोकल एक्शन. क्या ये प्राइमरी पोल्यूशन सोर्स है? नहीं है. ठीक है, हम बता नहीं सकते कि ये प्राइमरी है कि नहीं है. पोल्यूशन लेवल्स इन दिल्ली आर प्राइमरीली ड्रिवन बाय ट्रांसबाउंड्री पोल्यूशन, प्लेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नेबरिंग रीजन्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम. क्या ये सही है? प्लेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नेबरिंग रीजन्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम. नहीं, यहां पे हमें बताया है कि दिस नेसेसिटेट्स रीजनल कोलैबोरेशन की जरूरत है. ठीक है, द ओनस इज नॉट ओनली ऑन द नेबरिंग रीजन्स. एक साथ मिलके कोलैबोरेट करके हमें बताया गया है कि वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन. सो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है. पोल्यूशन स्टडीज इन दिल्ली हैव सक्सेसफुली आइडेंटिफाइड ऑल पोल्यूशन सोर्सेस एंड देयर कंट्रीब्यूशंस, enabling the development of comprehensive mitigation strategies. ना देखो, जैसे मैं आपको आरसीज में भी बताता हूं कि ऑल जब आता है, ऑल इज एन एक्सट्रीम वर्ड, तो क्या हम दावे के साथ कह सकते हैं विथ 100% सर्टेनिटी, कैन वी से दैट वी हैव फाउंड आउट ऑल द पोल्यूशन सोर्सेस एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस? नहीं कह सकते. ठीक है, जितना हमें पैसेज दिया है उससे हम 100% नहीं कह सकते कि हमने 100% सब पोल्यूशन सोर्सेस ढूंढ निकाले. ये भी गलत है. Pollution studies in Delhi reveal a multifaceted interaction between local and external factors, necessitating multi-scale interventions and further research. देखो, pollution studies in Delhi ये हुआ है, reveal a multifaceted interaction between local and external factors. Now studies से हमें क्या समझा है?
अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स, मतलब देयर आर मेनी फैक्टर्स, मल्टीफेसेटेड इंटरेक्शन है, ठीक है। सो इतना पार्ट तो सही है। बिटवीन लोकल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये भी हमें पता है कि लोकल सोर्सेस क्या है, ये दो लोकल सोर्सेस है, और ये जो है ट्रांसबाउंड्री जो पोल्यूशन है वो एक्सटर्नल सोर्स है, नेसेसिटेटिंग मल्टी स्केल इंटरवेंशंस। मल्टी स्केल इंटरवेंशंस की जरूरत है एंड फर्दर रिसर्च की भी जरूरत है। कैसे हमें समझता है? फर्दर रिसर्च इज क्रूशियल टू एलुसिडेट द प्रिसाइज contributions of individual sources। फर्दर रिसर्च की बात हो गई, और यहाँ पे हमने दिया है दिस नेसेसिटेट्स रीजनल कोलैबोरेशन एंड पॉलिसी एफर्ट्स बियॉन्ड जस्ट लोकल मेजर्स। सो मल्टी स्केल इंटरवेंशंस की भी हमें जरूरत है। सो ई इज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द पैसेज। विल लुक एट द नेक्स्ट पैसेज। Over the past century, our understanding of consciousness has undergone a revolution. Once relegated to the realms of philosophy and religion, consciousness is now actively explored by scientists, grappling with its origins, its functions, and even its possible existence in non human entities. From humble beginnings in animal behavior studies, the field has exploded, aided by sophisticated brain imaging techniques and advances in artificial intelligence. The question of what it feels like to be is no longer dismissed as fanciful, but pursued with the rigor of any other scientific endeavor. Yet, despite the burgeoning data and groundbreaking theories, consciousness remains an elusive butterfly, flitting just beyond the grasp of complete understanding. Its very nature, subjective and intangible, poses unique challenges, demanding novel approaches and a willingness to embrace the unknown. Novel matlab new approaches. This intricate dance between scientific precision and philosophical reflection underscores the ongoing quest for the heart of what makes us sentient, aware, and uniquely human. फर्स्ट ऑप्शन कहता है कॉन्शियसनेस इज अ प्योरली फिलोसॉफिकल कंसेप्ट दैट कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिवली स्टडीड बाय साइंस। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे ही बताया है वंस रेलिगेटेड टू द realms ऑफ फिलोसॉफी एंड साइंस, कॉन्शियसनेस इज नाउ एक्टिवली एक्सप्लोर्ड बाय साइंटिस्ट। ठीक है, सो ए गलत है। Recent technological advancements have conclusively solved the mystery of consciousness. Conclusively solved, ये सही नहीं है, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। Despite the burgeoning data and groundbreaking theories, consciousness remains an elusive butterfly. Consciousness still remains a mystery. The scientific exploration of consciousness has made significant progress, but its unfathomable nature poses ongoing challenges. Unfathomable मतलब which can't be easily understood. So this is the best fit as of now. Consciousness is a uniquely human trait and cannot be found in other animals or machines. ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है कि कॉन्शियसनेस मतलब साइंस के पर्सपेक्टिव से कॉन्शियसनेस की स्टडी कहाँ से स्टार्ट हुई है? फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स इन एनिमल बिहेवियर स्टडीज। ठीक है, मतलब एनिमल्स में भी कॉन्शियसनेस है। The study of consciousness is a waste of time and resources as it is too subjective to yield meaningful results. Now, this can't be the essence of the passage. So, the option that best captures the essence of the passage is option C. The scientific exploration of consciousness has made significant progress. ये सही है, but ये हमें कैसे समझता है significant progress की है? So, starting कब थी? Starting was humble beginnings. Then the field has exploded, aided by sophisticated brain imaging techniques and advances in artificial intelligence. मतलब there has been significant progress, but its unfathomable nature poses ongoing challenges. यहाँ पे हमें समझता है elusive butterfly flitting just beyond the grasp of complete understanding. So C is the correct answer. Next question. ये है part of speech ढूंढना है आपको. Amidst the bustling marketplace, where haggling voices hummed in a bazaar of sound, the lone stranger's impassivity stood out like a brushstroke of stark white on a colorful canvas. Impassivity है. So ये है noun. Noun कैसे समझता है? ठीक है, मुझे तो समझ गया, impassivity से ही समझ गया कि ये noun है. But there are many things like मैंने जो आपको नाउन का चैप्टर दिया है तो उसमें बताया कि नाउन कैसे आइडेंटिफाई करना है.
तो अगर किसी वर्ड के पहले कोई पॉजेसिव आता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल माय कार, सो माय क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। सो किसी वर्ड के पहले हम पॉजेसिव डाल सकते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव नाउन डाल दो। राहुल्स कार, स्ट्रेंजर्स कार, दिस इज दैट स्ट्रेंजर्स कार। सो स्ट्रेंजर्स क्या है, पॉजेसिव है, ठीक है, पॉजेसिव नाउन है, जिससे हमें समझता है कि कौन ये कार को ओन कर रहा है। सो दैट्स वाई हमें समझेगा कि जैसे कार नाउन है वैसे ही इम्पैसिविटी भी नाउन है, क्योंकि बोथ आर बीइंग मॉडिफाइड बाय अ पॉजेसिव। ठीक है, यहाँ पे पॉजेसिव नाउन था और यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव था। ठीक है, सो माई इम्पैसिविटी या स्ट्रेंजर्स इम्पैसिविटी, सो इससे समझता है कि नाउन इम्पैसिविटी इज अ नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द सॉम्बर शैडो ऑफ द एंशियंट कैसल, सॉम्बर शैडो, सॉम्बर क्या है, सॉम्बर इज मॉडिफाइंग द नाउन शैडो, शैडो के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ऐसी शैडो है, सॉम्बर शैडो है, मतलब एडजेक्टिव है। जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, वो एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है एरर डिटेक्शन वाला। द अनएम्प्लॉयड हैज आईज दैट सर्च फॉर ओपनिंग्स, होप फ्लिकरिंग डिस्पाइट वॉल्स ऑफ रिजेक्शन। सो एरर यहाँ पे है, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। ठीक है, ये सेंटेंसेस में ना, मतलब ये सेंटेंस में आपको बहुत सारी चीजें जो गलत लग सकती है। द क्या है, आर्टिकल है, और हमें पता है आर्टिकल हम सिर्फ नाउन्स के लिए यूज करते हैं। और जो अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड क्या है, अनएम्प्लॉयड इज एन एडजेक्टिव। सो इसके पहले हम कैसे आर्टिकल यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज एन एक्सेप्शन, जब भी कोई एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल यूज कर रहे हो, जैसे द पुअर, द रिच, द डाउन ट्रॉडन, ठीक है, जब आप एडजेक्टिव के पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हो, डेफिनेट आर्टिकल मतलब द, सो उसका मतलब क्या है, ये फॉर्मेशन से वी आर रिफरिंग टू ऑल द पीपल दैट फॉल अंडर दिस ग्रुप। कौन सा ग्रुप, अनएम्प्लॉयड वाला ग्रुप। मतलब हम रिफर कर रहे हैं, जब हम कहते हैं द पुअर, वी आर रिफरिंग द पुअर, सपोज अज्यूमिंग ऐसा होता, द पुअर ऑफ द सिटी, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। क्यों, क्योंकि हम सब ऐसे लोगों को रिफर कर रहे हैं हु आर पुअर, ठीक है, जिनके लिए मैं ये एडजेक्टिव यूज कर सकता हूं। ठीक है, सो वैसे ही इजी में टेक्निक बताता हूं, जब आपको ऐसा फॉर्मेशन दिखेगा द पुअर, द रिच, मतलब एडजेक्टिव के पहले द, सो आप क्या करो, दिमाग में डाल दो कि ऐसा आया तो वी आर रिफरिंग टू द पुअर पीपल ऑफ द सिटी। सो हैव तो सही बैठेगा, फिर हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, द पुअर पीपल क्या है, पीपल प्लूरल है, और उसके लिए हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। सो वैसे ही द अनएम्प्लॉयड पीपल हैव आईज दैट सर्च फॉर ओपनिंग्स, तो यहां पे हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड, जब भी एडजेक्टिव के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, एट दैट टाइम वी आर रिफरिंग टू ऑल द पीपल दैट फॉल अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, इन दिस केस दिस कैटेगरी मतलब कौन सी, अनएम्प्लॉयड वाली कैटेगरी। ठीक है, जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो भी पुअर लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो भी रिच लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो भी जितने भी डाउन ट्रोडन लोग हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए उस वक्त आपको क्या करना है, पीपल डाल देना है, द अनएम्प्लॉयड पीपल हैव आईज। ठीक है, सो एरर कहां पे आता है, वर्ब आता है। सो इतना ध्यान में रखो, ऐसे फॉर्मेशन के साथ जब आपका सब्जेक्ट ऐसा हो, ठीक है, एडजेक्टिव और उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल, तो आपका वर्ब प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, द अनएम्प्लॉयड हैव आईज दैट सर्च फॉर ओपनिंग्स। आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी है एरर डिटेक्शन वाला। द एंटायर पेरीमीटर इज एनक्लोज्ड बाय अ 10 फीट वॉल विथ बार्ब्ड वायर ऑन टॉप। ठीक है, पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है, किस कंसेप्ट पे बेस्ट है। नाउ जब हम कंपाउंड नाउन्स एज एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, ठीक है,
तो वो एडजेक्टिव्स हो जाते हैं, तो उन्हें हम प्लूरलाइज नहीं कर पाते। कंपाउंड नाउन्स के बारे में मतलब क्या? अ 10 रुपी, ठीक है, नोट। नाउ ये क्या है? इसमें रुपी क्या है? ऑब्वियसली नाउन है, ठीक है। अ 10 रुपी नोट, आई हैव फाउंड अ 10 रुपीज नोट नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या होता है? कंपाउंड नाउन है एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। और हमेशा ध्यान में रखो, एडजेक्टिव्स कभी प्लूरल नहीं होते, ठीक है। एडजेक्टिव्स कभी प्लूरल नहीं होते। देयर आर एक्सेप्शंस, मैं वो भी बताता हूं क्या एक्सेप्शंस है, ठीक है। सो मुझे क्या बताना है? मेरे पास एक 10 रुपी नोट है। अगर दो होते, आई हैव 2 10 रुपी, यहां पे मॉडिफाई होगा, नोट्स मॉडिफाई होगा, ठीक है। 2 10 रुपी नोट्स। देन आई रैन अ 10 माइल्स रेस, नहीं आएगा, यहां पे आएगा 10 माइल रेस, ठीक है। एडजेक्टिव है, आपको प्लूरलाइज नहीं करना है। सो यहां पे क्या होगा ना, ये बहुत सटली मैंने डाला है, फीट। फीट क्या है? फुट का प्लूरल फीट है। सो यहां पे अ 10 फीट वॉल नहीं आएगा, अ 10 फुट वॉल आएगा, ठीक है। फुट है, एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, अ 10 फुट वॉल। सो एरर इज इन सी, 10 फुट वॉल आएगा। जब भी आप देखोगे 10 माइल रेस आएगा, 10 रुपी नोट आएगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं। ना ये है, आपको ऑपोजिट जेंडर बताना है। फिली का ऑपोजिट जेंडर क्या है? कोल्ट है। फिली का मतलब क्या है? अ यंग फीमेल हॉर्स, ठीक है। और उसका ऑपोजिट जेंडर क्या आता है? कोल्ट आता है। उसका मतलब है अ यंग मेल हॉर्स, ठीक है। दे बोथ आर टिपिकली अंडर द एज ऑफ 4। सो फिली, अ यंग फीमेल हॉर्स, कोल्ट अ यंग मेल हॉर्स, बोथ आर अंडर द एज ऑफ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक मतलब क्या? अ मेल डियर, ठीक है। और इसका ऑपोजिट जेंडर है डो, मतलब अ फीमेल डियर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। तुम्हें मजा आ रही है तो लाइक ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, मतलब तुम्हें नोटिफिकेशन आए। एंड एज ऑलवेज टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे डेली बेसिस पे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं, एवरी डे विदाउट फेल आते हैं क्वेश्चंस। इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज़ एनालिसिस आता है, वो देखते जाओ। यूट्यूब पे अपडेट्स देते ही है। एंड अग्नि परीक्षा एवरी संडे विदाउट फेल 2 to 3 PM में देना है हमें। ऑलराइट, तुम अलग अलग इसमें वेरिएशंस ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट, एंड ऑब्वियसली कैश प्राइजेस मिल रहे, वो तो मैं बता रही नहीं हूँ, क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। कि हाँ चलो पैसे भी मिल रहे, बट मेन है कि तुम अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट, सो विदाउट फेल अग्नि परीक्षा देते रहो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।